पिछली क्लास में हमने डीके ऑफ पार्टिकल देखा था। अनस्टेबल पार्टिकल है, उसका डीके कैसे होता है, उसके रेस्पेक्ट में हमने जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी या उसकी जो एनर्जी थी T1 T2 उसका मान निकाला था। और हमने देखा था कि जो डेल्टा एम का मान है वो क्या होता है, m माइनस m1 प्लस m2। मतलब जो प्रोडक्ट का मान है, जो रिएक्टेंट का मान है, मतलब जो स्टार्टिंग में जो हमने पदार्थ लिया उसका जो मान है वो प्रोडक्ट के मान से ज्यादा होता है, या मास कह सकते हैं हम। जो इनिशियली मास होता है वो प्रोडक्ट के मास से ज्यादा होता है। अब उसी के बेसिस पे हम देख रहे हैं यहाँ पर पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, जब कोई गामा रेज, कोई भी गामा रेज हुई, अगर उस गामा रेज को एटम के ऊपर डाल दिया जाए, ध्यान से सुन लेना, कोई भी गामा रेज हुई, ये आपने रे हो गई यहां से, इस गामा रे को किसी भी एटम के ऊपर डाल दिया गया, ठीक, तो इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, पेयर के रूप में क्या क्या जनरेट होगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, पेयर प्रोडक्शन। ठीक, मान लो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, फाई। इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, पाई हो गया। ये होगी आपकी गामा रेज। ठीक, गामा रेज पेयर प्रोडक्शन हो गया। कोई गामा रेज जब किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर डाली जाती है तो उस इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इजेक्शन होता है, वही क्या कहलाता है। अब यहां पर हम देखते हैं, वहां पर तो हमने क्या देखा था, हमने कॉम्पटन इफेक्ट भी के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे आगे। लेकिन क्या होता है, जो गामा रेज होती है इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, और वेवलेंथ सबसे कम होती है तो इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, सबसे ज्यादा होती है। एनर्जी सबसे ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर प्रोटॉन भी न्यूक्लियस से कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। अगर एक्सरे की हम बात करें तो एक्सरे के रेस्पेक्ट में ऐसा नहीं होता है, एक्सरे ओनली इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाती, इजेक्ट कर पाती। लेकिन जो गामा रेज होती है वो किसको इजेक्ट कर देती है, प्रोटॉन को। इसलिए गामा रेज की प्रेजेंस के अंदर जो प्रोडक्शन होता है वो पेयर प्रोडक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का क्या होता है, इजेक्शन हो जाता है। अब दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर किसी भी सिस्टम के ऊपर आप कोई रेडिएशन डाली, आपने एटम के ऊपर रेडिएशन डाली, तो उस एटम से जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या कोई सा भी एटम या पार्टिकल जनरेट होगा वो कब होगा, जब आने वाला जो पार्टिकल है या आने वाली जो रे है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। मतलब उसकी जो आवृत्ति है वो देली आवृत्ति से ज्यादा हो। उससे ज्यादा होगी तभी क्या होगा, किसी चीज का क्या होगा, इजेक्शन होगा। नाउ फ्रॉम फोर मोमेंटम, द फोर मोमेंटम ऑफ गामा रेज इज 1 म्यू, फोर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यू, और 4 इलेक्ट्रॉन 4। ठीक, अब यहां पर दो केस है हमारे पास, एक तो इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, दोनों पार्टिकल है। जबकि एक क्या है, गामा रेज है। गामा रेज क्या है, रेडिएशन है, जिसको हम कह सकते हैं वेव, या उसको हम कह रहे हैं फोटोन। ये क्या होती है, फोटोन होती है। तो दोनों केस अलग अलग है। नाउ वी कैन राइट P1 म्यू। ठीक है, पिछली क्लास में हमने ये चीजें भी स्टडी कर ली थी। P1 म्यू क्या होगा, P1 आयोटा E1 बाई सी। ठीक, P2 म्यू, P2 ठीक, ये तीन हमारे पास वैल्यू आ गई। अब वेव नेचर की हम बात करते हैं तो वेव नेचर के अंदर क्या होता है, P इक्वल टू H अपॉन लेमडा। तो इसको क्या लिख सकते हो आप,
एच अपॉन सी न्यू, या पी बराबर क्या हो जाता है, ई बाई सी। पी बराबर क्या हो जाता है, ई बाई सी। तो यहां पर ये ई बाई सी किस केस में होगा, एच न्यू क्या होती है, एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। कोई भी फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है। तो उस एनर्जी के रेस्पेक्ट पे तो गामा रेज हो गया, जबकि जो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो तो क्या है आपके पास, पार्टिकल है। तो ये टोटल एनर्जी को कंजर्व करके चलेंगे। तो हम इसको और फोर मोमेंटम के केस में हम क्या देखते हैं, अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो आप। इसके रेस्पेक्ट में क्या हो गया, देखो आप यहां पर, अब ई का मान क्या होता है फोटोन के लिए, फोटोन के लिए ई का मान क्या हो जाता है, एच न्यू। नाउ P1 म्यू, P1 आयोटा एच न्यू बाई सी, ये हो जाएगा। ये किस केस में होगा, जब रे क्या होगी, फोटोन के फॉर्म में होगी। अब सेकंड क्या आ गया हमारे पास, ये तो पार्टिकल हो गया, तो पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी। तो ये हो गया P2 आयोटा बाई सी T2 प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, आयोटा बाई सी T2 प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। इसी तरह से हम बात करें P3 आयोटा सी T3 प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। ठीक, ये इसकी फॉर्म होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ना फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या लिख सकते हो इसको, P2 म्यू प्लस P3 म्यू, इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, देख लो आप इक्वेशंस को। ये फोटोन के लिए बात कर रहे हैं P1 म्यू, और ये दोनों क्या है, पार्टिकल्स हैं। नाउ P1 म्यू डॉट P1 म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 म्यू प्लस P3 म्यू का स्क्वायर, P1 म्यू का स्क्वायर इक्वल टू P2 म्यू प्लस ठीक। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं P1 म्यू की, स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 आयोटा एच न्यू बाई सी, P1 आयोटा एच न्यू बाई सी। ठीक, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर P का मान क्या हो जाएगा, एच न्यू बाई सी आयोटा एच न्यू बाई सी डॉट एच न्यू बाई सी आयोटा एच न्यू बाई सी, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस
एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बराबर 0। तो P1 म्यू स्क्वायर का मान क्या आ गया, 0 आ गया। P1 म्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक, ये तो P1 म्यू स्क्वायर का मान आ गया। अब हमें निकालना है यहाँ से P2 म्यू स्क्वायर। तो P2 के लिए क्या होगा, P1 P2 P3 यही मान आएगा। P का मान क्या है, एच न्यू बाई सी। सिंगल जो P है, जो मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम, उसका मान क्या है, एच न्यू बाई सी। तो वही क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, P2 आयोटा बाई सी T2 प्लस एम नॉट सी स्क्वायर डॉट P2 आयोटा बाई सी T2 प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम लिख देंगे, मोमेंटम कितना है, एच न्यू बाई सी ठीक है। तो ये हो गया आपके पास एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर T2 प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम। एक बार फिर आराम से इसको देख लो, गामा रे आई, एटम का टकराई, प्रोडक्शन हुआ, पेयर प्रोडक्शन कहलाया। P1 P2 P3 का मान आप देख रहे हो सामने, और हम जानते हैं कि जो मोमेंटम का मान होता है वो क्या, एच न्यू बाई सी होता है। तो ये तीन कंडीशन होगी। ये पार्टिकल है इसलिए टोटल एनर्जी शो कर रहा है, ये फोटोन है इसलिए एनर्जी क्या होगी, एच न्यू। लॉ ऑफ कंजर्वेशन से इसकी वैल्यू होगी P1 म्यू इक्वल टू P प्लस P2 म्यू प्लस P3 म्यू। और यहाँ पर इसकी सिंपल कैलकुलेशन है, P1 आयोटा एच न्यू बाई सी, P1 आयोटा एच न्यू बाई सी, इसको मल्टीप्लाई किया, एच न्यू स्क्वायर बाई सी, एच न्यू स्क्वायर 0 आ गया। तो P1 म्यू का स्क्वायर के मान तो क्या हो गया, 0 हो गया। जब इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 बाई सी स्क्वायर। तो 1 बाई, इसको क्या लिख सकते हो आप, E2 स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, E2 स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब इसको हम एक फॉर्म में वो लिख सकते हैं, जो इक्वेशन नंबर डाल देते हैं इसको 8 इसको एक फॉर्म में वो लिख सकते हैं हम। ये हो गया आपके पास, मैं वापस लिख देता हूं, P2 म्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस E2 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ तो क्या है, P2 स्क्वायर हो गया वापस, माइनस E स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, P2 स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। सी पे डिपेंडेंट है तो रिलेटिविस्टिक्स रिलेशन से हम लिख सकते हैं ये चीज। ये हो गया हमारे पास P2 स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी 4 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास P2 म्यू का स्क्वायर माइनस
एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये किसका मान आ गया, P2 म्यू का स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये P2 म्यू का स्क्वायर आ गया, P1 म्यू का स्क्वायर आ गया। हमें क्या निकालना है अब यहां से, अब किसका मान निकालना है, P3 म्यू का। तो P3 म्यू सिमिलरली करके लिख देते हैं हम यहां पर, सिमिलरली P3 म्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। सॉल्व कर सकते हो, तरीका यही है, सेम चीज आएगी। तो आप यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास तीन वैल्यू तो आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए किसकी, P2 म्यू डॉट P3 म्यू, P2 म्यू डॉट P3 म्यू। इन दोनों का मान चाहिए हमें यहां पर। तो इन दोनों के मान के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, P2 आयोटा बाई सी E2, ठीक, डॉट P3 आयोटा E3 बाई सी। यही होगा इसका वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, P2 म्यू डॉट P3 म्यू इक्वल टू P2 डॉट P3 प्लस माइनस हो गया ये, माइनस E2 E3 बाई सी स्क्वायर, E2 E3 बाई सी स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 9, इक्वेशन नंबर 10, इक्वेशन नंबर 11। अब हमारे पास कंडीशन थी P1 म्यू स्क्वायर इक्वल टू P2 म्यू स्क्वायर प्लस P3 म्यू स्क्वायर प्लस 2 P2 म्यू P3 म्यू। इक्वेशन नंबर क्या थी ये, 7। इक्वेशन नंबर क्या थी, 7। अब इस 7 इक्वेशन के अंदर हमें मान पुट करना है। हमने सारी वैल्यू निकाल ली, सारी वैल्यू निकालने के बाद हमें इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, मान पुट करना है इसका। तो P1 म्यू का स्क्वायर का मान तो क्या था, 0, P2 म्यू माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू P2 डॉट P3 माइनस E2 बाई E3 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो ये तो क्या आपके पास 2 एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 2 P2 डॉट P3 माइनस E2 E3 बाई सी स्क्वायर। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपका इक्वेशन आ गया एम स्क्वायर सी स्क्वायर P2 P3 डॉट है तो ये हो गया cos फाई माइनस E2 E3 बाई सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ये इसकी कैलकुलेशन होगी। अब यहाँ पर देखो एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, हमेशा 0 से ज़्यादा होगा, क्योंकि एम नॉट का मान क्या है, एम नॉट की वैल्यू हमें पता है। हम इलेक्ट्रॉन के केस में ले तो क्या हो जाएगी 9.1 10 की पावर माइनस 31 और सी स्क्वायर की 3 इंटू 10 की पावर 8, तो ये होगी इसका मान। तो ये हमेशा 0 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये अगर 0 से ज़्यादा है तो P2 P3 cos फाई माइनस E2 E3 बाई सी स्क्वायर, ये भी 0 से क्या हो जाएगा, 0 ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि इसके बराबर ये वैल्यू है तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं P2 P3
cos phi ग्रेटर देन E2 E3 C स्क्वायर या P2 P3 cos phi ग्रेटर देन ये हो गया E2 बाई सी E3 बाई सी, तो P2 P3 cos phi ये हो गया P2 P3 कैंसिल आउट हो गया, तो cos phi इज ग्रेटर देन 1 विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि जो cos का मान होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ से अगर सिंपली हम कहें, इस चीज़ को सिंपली हम स्टडी करें तो हम क्या कहेंगे कि जो नॉर्मली गामा रेज की प्रेजेंस के अंदर, नॉर्मली गामा रेज की प्रेजेंस के अंदर कोई पेयर प्रोडक्शन जनरेट नहीं होता है, लेकिन अगर हम उसी प्रोसेस को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में करें, वह एक अलग कंसेप्ट है, यहाँ ये अलग कंसेप्ट है। अगर उसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में करें तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से वो पेयर प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि जो सिंपल वे में कह रहे हैं तो जो पेयर प्रोडक्शन है वो गामा रेज की प्रेजेंस में इम्पॉसिबल है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रेजेंस होती है उसमें पेयर प्रोडक्शन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया पेयर प्रोडक्शन के बारे में रिलेटेड सारा, एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है यहाँ से।